स्कूल कॉलेजों में सवाल जवाब का कॉन्सेप्ट सिंपल है। जितने नंबर का सवाल जवाब उस आधार पर, और नंबर जवाब की क्वालिटी के आधार पर, और हैंडराइटिंग अच्छी हो तो बोनस मार्क भी मिल सकता है। लेकिन सियासत में सवाल जवाब के साथ नंबर नहीं जुड़े होते। इस पर जुड़ी होती है सियासत और सेल्फ मार्किंग, जो 100 में से 100 ही दी जाती है। हाँ, यह नहीं भूलना चाहिए कि सवालों को भी नंबर मिल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक सवाल आया, उसका जवाब आया। कायदे से बात यहां खत्म हो जानी थी, पर राजनीति में तो बात यहां से शुरू होती है। धर्म आधारित भाषण ज्यादा वाले सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो सिर्फ तथ्य रख रहे हैं और कांग्रेस के तुष्टीकरण को एक्सपोज कर रहे हैं। पर यह जवाब कई और प्रश्नों को जन्म देता है, जिस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी मेरे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक कमल कुमार टांक जी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कमल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। बेसिकली जितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हमारे कंट्री में है, हिंदू और मुसलमान बोले बिना तो बात कंप्लीट भी नहीं होगी। वो वर्ड तो यूज करना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये वर्ड्स अछूत हो चले। कमल जी, देखिए अभी आपने जो बात कही है कि हिंदू और मुसलमान की जो बात की जा रही है, और वो एक तरीके से देखा जाए तो ये मतलब अगर हम परिस्थितियों को भी देखें तो हमने कई कमीशंस बने इसके अंदर, और जो सबसे लास्ट कमीशन था वो जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी का था, और जिसने अपने रिकमेंडेशन दिए थे माइनॉरिटीज को। और उनके रिकमेंडेशंस भी ये कहते थे कि मुस्लिम जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है, और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम किए जाने चाहिए थे। उनका एक विस्तार से पूरा डॉक्यूमेंटेशन और वो कमीशन के अपने रिकमेंडेशंस। तो आप ये कहें कि मतलब आप बात नहीं करेंगे, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि बात ही नहीं है, उसके ऊपर कमीशन बैठ रहे हैं हिंदू और मुसलमान यानी माइनॉरिटी के ऊपर, और उनकी स्थिति को जांचने के आधार पर ही जो है वो अलग अलग लाभ दिए जाए। और मैं तो कहूंगा कि अभी अगर वर्तमान में देखें तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भी जो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है, अब उसमें सभी आ गए, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, मतलब अक्रॉस द कास्ट आ गई, मतलब अक्रॉस द लाइक रिलीजन एंड कास्ट आ गई। तो आधार तो दिया ही गया ना, और उसमें सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान है यहाँ पर, और हम उनको कहते हैं, एक मेजोरिटी कहते हैं, एक माइनॉरिटी कहते हैं, और उसके आधार पर उनको अलग जब अलग आप किसी को इंक्लूड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी आएगी, और आप किसी को एक्सक्लूड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी आएगी। आपको वो लेना तो पड़ेगा। बिल्कुल, आपको ये है कि बिल्कुल आइडेंटिटी के बेस पर ही चीजों को जज करके और फिर उसके आधार पर आपको पॉलिसी बनाते हैं। ये एक संवैधानिक ढांचा है। ठीक है। अब ये संवैधानिक ढांचे में ये है कि आप किस हद तक उसे करेंगे, ये ब्रैकेट लगा हुआ है संविधान, और उसी ब्रैकेट के अंदर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वेलफेयर तो सभी का करना है। जो भी पिछड़ा है, जो भी दयनीय स्थिति में है, डिप्राइव स्थिति में है, उन सबका विकास करना है। अब वो विकास का आधार ऐसा होना चाहिए जो कि इंक्लूसिव रहे, जो कि सबके लिए समान रहे, आर्टिकल 14 भी रहे, और आर्टिकल 14 के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रखते हुए उस लाभ को उस वंचित वर्ग को दिया जा सकता है। ठीक है। तो अब इस आधार में अगर आप ये देखें कि इसकी बात ही नहीं होगी कि भाई ये हिंदू को दें या मुसलमान को दें, ये इस कास्ट को दें या उस कास्ट को दें, ये ओबीसी को दें, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो यानी कि सारी मामला जो है वो आइडेंटिटी बेस ही आपको दिया जाएगा, लेकिन वो संविधान के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस उसके साथ। ऐसा नहीं है कि आप संविधान को तोड़ के अपने हिसाब से दे देंगे। मैं इसीलिए एक्चुअली मैं यही बताना चाह रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास कमल भाई। मैं राजेंद्र आर्य जी आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। आपके हिसाब से क्या हिंदू मुसलमान शब्द बोला ही नहीं जाना चाहिए? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम एक सेक्युलर नेशन में हैं, और सारी योजनाएं सिर्फ सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कर नहीं बन सकती। जैसे ट्रिपल तलाक बिल आया, उसमें सिर्फ सेक्युलर लिखकर काम नहीं चल सकता था, है ना। ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे वक्फ के लिए अगर आप कुछ लाते हैं तो उसमें भी आपको मुसलमान शब्द लिखना पड़ेगा। तो आप हिंदू मुसलमान शब्दों से बचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल ही ना हो?
देखिए स्वप्निल जी, चुनाव के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को या गाय को या मतलब मंदिर मस्जिद को या पाकिस्तान का जो जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि इवन प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भाजपा के तमाम नेताओं के भाषण में से ये शब्द अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाए तो इनके पास में एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं बचेगा। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आपके पास ये शब्द बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि हम तो शुरुआत से ही एक ही बात कह रहे हैं ना कि भाई हमने जो हमारा मैनिफेस्टो दिया उसके अंदर हमने 5 न्याय दिए, किसान न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय और महिला न्याय। अब इन न्याय का कोई जवाब प्रधानमंत्री जी के पास तो था नहीं और ना ही भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ किया। तो उसके बाद में उनका जो मानसिक संतुलन है या उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या जो हताशा है जो दिख रहा था, और लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोले, मैं उसी पे आ रहा हूं। लगातार प्रधानमंत्री बोले, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उनका मनमोहन सिंह जी के भाषण को जिसको वो कोट कर रहे थे उसको भी लेकर वो लगातार झूठ बोले। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर मैं चुनौती देता हूं इस पैनल में बैठे लोगों को। अब देखिए ना क्या है, मैं वही कह रहा हूं कि कहीं पे भी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है। आप क्यों नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही बात बार बार बोलते हैं। आपके पास SC ST का जिक्र है, आपके पास OBC का जिक्र है, हिंदुओं का जिक्र क्यों नहीं हो सकता, मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि देखिए भारत है ना बहु विविधता वाला देश है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसके अंदर धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। आर्थिक आधार पे हमने दिया EWS के मामले में, और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे जो जब EWS का बिल बना, उसी पे आ रहा हूं। आप जो सवाल मुस्लिम लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, मैं आपको वहीं पे आ रहा हूं कि जो सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से SC ST और OBC का रिजर्वेशन हुआ। अब मेरे को एक बात बता दीजिए, भाजपा वाले या भाजपा के शासित राज्यों में, इवन गुजरात का भी एग्जाम्पल दे, चाहे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे, पिछड़े वर्ग के अंदर तमाम मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन की नहीं था, मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या आपके पास स्पेसिफिकली लगातार इसी बात को भाई पिछड़ों का रिजर्वेशन मुसलमानों को, राहुल गांधी का एक बयान बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, राहुल गांधी का एक बयान बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मैं आपको राहुल गांधी का एक बयान बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि 200 से ज्यादा कंपनियां हैं, उसमें आप टॉप पे देखेंगे तो 1% से भी कम SC ST OBC के लोग मिलेंगे। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि ऊपर बैठे तमाम लोग नाकाबिल हैं? मैं वही तो आपको कहना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ काबिलियत का कुछ नहीं है। जब हमने हिस्सेदारी न्याय, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमने ये बात कही ना। अब इस बात का तोड़ प्रधानमंत्री के पास था नहीं, तो प्रधानमंत्री ने झूठ फैलाना। उसके बाद क्या? उसके बाद आपने काउंट कर लिया, राजेंद्र जी आपने काउंट कर लिया। मैं बार बार इस बात को पूछ रहा हूं, उसके बाद क्या? जब आप काउंट कर लेंगे, इकोनॉमिक आधार पर आप काउंट कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे, आप जाति के आधार पर काउंट कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना मुस्लिम या हिंदू। इन शब्दों से बच कब तक सकते हैं आप? नहीं बच कहां रहे। और अगर देश की जनता पाकिस्तान पर रेस्पॉन्स करती है, आप समझ नहीं रहे इस चीज को कि प्रधानमंत्री ने जो वो भाषण दिया मंगलसूत्र वाला, उसके अंदर उन्होंने एक देश की बड़ी आबादी, जो कि हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी है, उसको लेकर घुसपैठिया का, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला का। मैं आपको कहता हूं कि SC ST के भी बच्चे ज्यादा होते हैं, तो क्या इसका मतलब SC ST का अपमान नहीं किया प्रधानमंत्री ने, या OBC का अपमान नहीं किया? आज यहां पर मैं फिर बोलना चाहता हूं, मैं बीजेपी को भी शामिल कर लेता हूं। एक मिनट, प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की बातें की तो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन के दे देंगे। तो आप बताइए ना, जब आपने किसानों की 750 किसानों की शहादत होगी, तब आपने मंगलसूत्र छीने थे। शैलेश भाई मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि जो सवाल पूछा गया, उस सवाल के पीछे का एक सिनेरियो यह है कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी को यह सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 सालों के बाद वो इस तरह की शब्दावली, इस तरह के अटैक पर आए हैं। यह था सवाल का मर्म, और मुझे लगता है कि जवाब उसके आसपास का नहीं था, घुमा के था। देखिए स्वप्निल जी, लंबे समय से कांग्रेस की अगर अपन राजनीति की बात करें तो इसका मूल आधार तुष्टीकरण रहा है, और इस तुष्टीकरण के आधार पर एक विशेष वर्ग को, जो आपका शीर्षक है संतुष्टीकरण, इसको करने का प्रयास कांग्रेस ने लंबे समय से कांग्रेस के इतिहास को किया है। आप देखिए कि मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूं तो 5 मार्च 2014 को जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार थी और आचार संहिता लगने वाली थी, तो 123 संपत्तियों को माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया था। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी उनकी सरकार की। आप इतिहास उठाकर देखिए, तो आपने उसे रद्द किया? मनमोहन सिंह कहते हैं कि आपने उसे रद्द किया?
देश के संसाधनों पर नहीं, पहला आपने जो कहा मुसलमानों कि का है। वक्फ को सौंप दी गई, क्या आपने उसे रद्द किया? क्या आपने वो जमीन वापस ली वक्फ से? देखिए, देने के बाद रद्द करने की एक प्रक्रिया अलग होती है। देने के बाद सरकार की आपने अपना ही किया। सरकार का स्टार्ट को देखिए आप। और दूसरी बात आप देखिए, देश के संसाधनों पर 6 लाख मुसलमानों का है। नहीं, उनका कहने का मतलब अलग था। मुझे लगता है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। आप गलत बात कर रहे हैं। वो सेंटेंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, आज जो कांग्रेस की तुष्टीकरण के आधार पर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हिंदू मुस्लिम कर जिस तरीके से, चाहे अपने घोषणा पत्र के माध्यम से हो, चाहे आरक्षण के माध्यम से हो, इस फेज में हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। फर्स्ट फेज तक कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके लेकिन से शैलेश भाई बात यह है देखिए, 60 साल के शैलेश भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको फिर मैं रिफ्रेम कर रहा हूं अपने सवाल को। मैं सवाल में इस तरह से रिफ्रेम कर रहा हूं कि आप इस बात को देखिए कि पहला पूरा चरण इस तरह की लैंग्वेज हमारे चुनावी मार्केट में नहीं आई थी। मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 2014 से लेकर अब तक इन सब चीजों को बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं की इतना एग्रेसिवली। तो मैं ये पूछ रहा हूं, इस एग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आपके 10 सालों के राज में या आपके मोदी सरकार के 10 सालों के राज में क्या कांग्रेस के तुष्टीकरण ने फिर से जन्म ले लिया? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। देखिए, मैं वही बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं स्वप्निल जी कि जिस तरीके से 10 सालों के अंतर्गत हमारे तो विकास कार्य, तो हम तो हर मीटिंग सभा में विकास कार्य की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इनके नेता लगातार अनर्गल बयानबाजी इस तुष्टीकरण मुसलमानों के नाम पर कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के नाम पर कर रहे हैं, तो इसका आईना देश की जनता को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आज स्थिति यह है कि इस चुनाव को केवल एक धर्म विशेष को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस के नेता करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से सबसे पहले मुस्लिम लीग की छाप से शुरुआत होती है। मुस्लिम लीग की छाप से शुरुआत होती है, फिर मंगलसूत्र आता है। हाँ, ये बात सही है कि आपके इस पिच पर कांग्रेस की मजबूरी हो जाती है कि घूम फिर कर लौट आती है और फिर मुंह की खाती है। लेकिन ये पिच डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये है। ये डेवलप करने का काम हमने नहीं किया है, डेवलप करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कहा कि आपको ध्यान होगा 2014 अगर 10 साल में आपके संतुष्टिकरण का भाव बहुत ऊपर उठ जाता तो इनकी तुष्टिकरण की बात 10 साल बाद निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। मैं तो ये कह रहा हूं। आप स्वप्निल जी मेरी बात सुनिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक शब्द दिखा दें। 2014 के इनके घोषणा पत्र में भी था कि हम अपने अल्पसंख्यकों के शिक्षा के लिए और नौकरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। 2024 में भी इस तरीके से इन्होंने जो बात की है, तो कहीं ना कहीं इनका जो आईना है उसको रखने के लिए अगर आप इनकी बातों का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देंगे, राजनीति में जनता अब होता क्या है, करना पड़ता है। खुलकर जब ना बोला जाए तो मिसकंसेप्शंस आते हैं। ठीक है, मैं कमल कुमार टाक जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी खुलकर बोल देती है, कांग्रेस खुलकर नहीं बोलती है। जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद शब्द आता है। अब बहुसंख्यकवाद मैं आपसे पूछूं, आप एक्सप्लेन करो तो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बहुसंख्यकवाद क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि या तो आप हिचक के साथ पीछे कोई एजेंडा छिपाए हैं, या आप खुलकर बोल रहे हैं और उसके पीछे का जो एजेंडा है वो तो सबके सामने है ही। कमल कुमार टाक जी। देखिए, अगेन मैं आपको कह रहा हूं, जैसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का भी जो मामला चल रहा है, उसमें अगर अब ये बात कही जाए कि एक तरफ जो है वो अगर खुलकर बात है तो ये है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बना दें। सी, अब ये जो परिकल्पना है ये भी अपने आप में एक तरीके से संविधान के ढांचे को बिगाड़ने वाली है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो संविधान के ढांचे के खिलाफ हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को ये कहें या नागरिकों को ये कहें कि ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और ये हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कुछ वैसा ही है जिसका ये उत्तर बीजेपी के मुंह से उस तरीके से निकलवाना चाह रहे हैं कि मेजोरिटेरियन वोट जो हिंदुओं के हैं वो इनको ना जाए। तो ये आपस में एक दूसरे को डर बना रहे हैं। हो सकता है ना सियासी तौर पर कमल कुमार भाई, अगर बीजेपी खुलकर बोल ही दे कि इस बार हमारा एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर उनको इतने तरह के टुकड़े टुकड़ों में बयान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कांग्रेस के पास उसका काट हो ही क्या सकता है। अब मजे की बात आप देखिए ना, दोनों तरफ के लोग डिफेंसिव हो गए इस बात पर। ना तो बीजेपी कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और ना ही कांग्रेस कह रही है कि हम मुस्लिमों को कुछ आरक्षण दे रहे हैं। देखिए, दोनों अपने अपने पिच पे डिफेंसिव हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बना रहा है और एक जो है वो मुस्लिमों को आरक्षण दे रहा है। तो ये बात ऐसा है जो मैंने आपसे कहा कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कोई काम नहीं कर पाएगा और जनता भी इस बात को धीरे धीरे समझने लगी है। लेकिन दोनों को, एक दूसरे के पक्ष के लोगों को
एक तरीके से भावनाओं को, केमिस्ट्री को कैसे उसको तेज किया जाए, केमिस्ट्री को कैसे गर्म किया जाए, हाँ। उसके लिए पूरा प्रावधान। ठीक है। राजेंद्र आर्य जी, मैं देखिए, अब मैं एक बात बताता हूं आपको। आदमी आजादी के बाद से पुअरर होता गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। SC ST आरक्षण की स्थिति आप कभी सॉल्व कर नहीं पाए, इसीलिए हर 10 साल बढ़ाना पड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि जिन 200 से ज्यादा कंपनियों में टॉप पर अल्पसंख्यक, माफ कीजिएगा, SC ST OBCs को राहुल गांधी नहीं ढूंढ पाए, वो तो आप ही के राज में पढ़ लिख कर वहां तक पहुंची ना। तो आप ये तो अपना फेलियर कह रहे हैं, तो इनका उद्धार तो आपके अंडर में वैसे ही नहीं है, इतिहास इस बात का साक्षी हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि आप देखिए, एक तो होता है गवर्नमेंट सेक्टर और एक होता है पब्लिक सेक्टर, और दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर। अब वो बार बार लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसके अंदर चूंकि ये रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं रखा गया, इस वजह से ये डिस्पैरिटी बनी कि भाई व्यापार है तो किसने नहीं रखा? आपने नहीं रखा? नहीं, वो एक्चुअली किसने नहीं रखा? नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। जिम्मेदार तो आप हुए ना। देखिए, सरकारी सेवाओं में सरकार देने का है, लेकिन सरकार ने भी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक वे में ये चीजें की। तो आज आप इस चीज को समझिए, ये बैकफुट पे मैं ये कह रहा हूं कि जिस कंपनी के टॉप पर जो बैठा है वो आपके अंडर में पढ़ के वहां तक पहुंचा है, अब आप उसको नाकाबिल कह देंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की सोच कांग्रेस की थी तो इतने साल राजकीय कर देते, आपको किसने रोका था? तो एकाएक रातों रात चुनावों में आपकी सोच डेवलप हो गई, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। नहीं, फिर भी आप उस चीज को छोड़ रहे हैं। जैसे चाहे मीडिया की बात करें, चाहे हम जुडिशरी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिजर्वेशन का प्रोविजन उस लेवल पे नहीं हुआ जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हुआ। सुनिए, एग्जीक्यूटिव में और आपकी जो विधायिका है उसके अंदर दोनों में हुआ, तो उसके परिणाम मिले। तो कांग्रेस पार्टी उससे आगे बढ़ते हुए, आपको पता कोर्ट में जब डिस्कशंस होते हैं, जब सुनवाइयां होती हैं, क्या वहां पर हिंदू और मुस्लिम शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता? हमसे ज्यादा खुलकर होता है, मंचों से ज्यादा खुलकर होता है, फिर वहां पर दबाव क्यों? और दूसरा, अगर आपको लगता है प्राइवेट में नहीं हुआ, मीडिया में आप कह दीजिए मैं नाकाबिल हूं, मेरी जगह किसी और को होना चाहिए था, मैं स्वीकार कर लूंगा। नहीं, ये डिस्पैरिटी आपको जब 2011 की हमने जातीय आधार पे जनगणना करवाई थी, उस जनगणना के जो आंकड़े आए थे उनको हम किन्हीं कारणों की वजह से पब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन हमने आर्थिक आधार पे जो भी चीजें थी ओबीसी की लिए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे उनके उत्थान के लिए जो तमाम योजनाएं उनको किया। तो हमने यही तो कहा ना कि हम 2021 के अंदर जनगणना ड्यू थी, लेकिन इन्होंने करवाई नहीं। तो आज यहां पर ये जो डिस्पैरिटी हुई ना, आज आपने पिछले 10 सालों के अंदर ये डिस्पैरिटी आपके अंडर में डेवलप हुई सर। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये डिस्पैरिटी, अरे किसी ने 14 साल राज किया, उसके अंडर में कैसे डिस्पैरिटी आ जाएगी? 10 सालों के अंदर जिस तरीके से डिस्पैरिटी बढ़ी है, पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने पढ़ाई की है वो तो अभी अपने करियर बनाना चालू करेंगे सर। आर्थिक डिस्पैरिटी की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से पूंजीपतियों के लिए, चंद पूंजीपतियों के लिए, और उनके लिए प्रधानमंत्री ने यहां तक बोल दिया कि साहब टेम्पो के अंदर पैसा भिजवाया जाता है। नहीं, तो उसके लिए अधीर रंजन चौधरी ने ये तक बोल दिया। अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला कि अगर पैसे आ जाते तो हम सोचते हैं हमें चुप रहना है या बोलना है। सुनिए, वही टेम्पो है ना जिसके ऊपर अडानी लिखा हुआ है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर घूमते थे, उसी के अंदर उनको वो नोट मिलते थे क्या? आज अगर काला धन उनके पास है, अधीर रंजन ने क्यों बोला? अधीर रंजन ने क्यों बोला कि हमारे तक पैसे नहीं? राजन भाई, अधीर रंजन ने ये बोला कि हम तक चीजें नहीं आई, इसलिए हम खुलकर बोले, आ जाती तो हम चुप रहने पर विचार करते। इसका क्या मीनिंग है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इन अंबानी अडानी के पास काला धन है, उन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया। तो प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा व्यक्ति अगर कांग्रेस तक नहीं पहुंचा, अधीर रंजन कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि वो, तो फिर आप ईडी क्यों नहीं भेजते उनके यहाँ पे? फिर अधीर रंजन का क्या, उनसे वसूला? अधीर रंजन का कहने का ये मतलब है कि पैसा आ जाता तो हम चुप रहते। धार्मिक आधार पे गाय के नाम पे वोट मांगते हैं ना, ठीक है, लेकिन 250 करोड़ रुपया बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया। और आपको पता है 2014 के अंदर, शैलेश कौशिक जी, एक मिनट 2014 के अंदर 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ये कह के आए थे, भाइयों और बहनों आप ये पिंक रिवॉल्यूशन समझते हैं, वो गुलाबी क्रांति की बात करते थे। शैलेश कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, शैलेश भाई, होता है कई बार क्या होता है ना कि हम चीजों को गलत भांप लेते हैं। ये खिलाड़ियों के साथ भी बहुत होता है, मिस टाइमिंग हो जाती है। क्या बीजेपी से मिस टाइमिंग हुई? क्या बीजेपी को यह लगा था कि जब राम मंदिर बन गया है तो उसकी एक लहर बनेगी और हम उसको भुना ले जाएंगे? क्या ये मिस हो गया और इसीलिए ये दोबारा इस पिच पर आना पड़ा? क्योंकि ये लैंग्वेज ये उस वक्त हम सुन रहे थे जब लाल कृष्ण आडवाणी फ्रंट पर हुआ करते थे। मोदी ने इस लैंग्वेज का अब तक इस्तेमाल नहीं किया,
नरेंद्र मोदी अब इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, राम मंदिर कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए, राम मंदिर इस देश के 140 करोड़ों की जनता है उसके अंश में राम है, और कभी राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने अपना हमेशा अपने आज देश के इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला और स्वतंत्रता हमेशा से मिला। लेकर आज तक तमाम अड़ंगे लगाए राम मंदिर के इसमें, कोर्ट के मामले में तमाम अड़ंगे लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक उचित समुचित कोर्ट के माध्यम से राम प्राण प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता रहा। इस बार चूंकि आपने देखा कि वो लहर वैसी बन ही नहीं पाई, इसलिए आपने वो देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने अगर 2013-14 में भी यही लैंग्वेज बोली होती, 2019 में भी यही लैंग्वेज बोली होती, तो ना ये डिबेट होती, ना ये सवाल होता। उन्होंने अब ये लैंग्वेज बोली है। देखिए स्वप्निल जी एक बात को समझिए कि इसकी शुरुआत जब कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रश्न उठाए, कांग्रेस ने जिस तरीके से राजनीति की इस तुष्टीकरण के आधार पर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री हो, इसका कांग्रेस को जवाब देना आवश्यक था। अगर आज एक बात बताइए, वो प्रश्न उठाते रहे और हम जवाब नहीं देते, मैं ये कह रहा हूं, जवाब देना तो आवश्यक था और देश की जनता को समझाना भी आवश्यक था। 10 साल में आपने इतनी सॉलिड इमेज तो बनाई होगी ना कि कांग्रेस के टुच्चे से वारों से किसी की इमेज पर कोई असर ना पड़े। मैं आप ही थोड़ी सी लैंग्वेज के लिए राजेश भाई मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि थोड़ी तो इमेज बनाई होगी ना कि कांग्रेस के टुच्चे वार आप पर असर ना डालें। और दूसरी बात ये कि जब 2013 में जब तुष्टीकरण चरम पर था, तो 14 में तुष्टीकरण और मंगलसूत्र शब्द आने चाहिए थे और 24 में बदल जाना चाहिए था, तब नहीं आए, अब आए हैं। ये उल्टी सियासत क्यों? ये आप एक बताइए, कांग्रेस ने जिस तरीके से, आज हमारे पास तो 10 साल के विकास की इतनी योजना थी और हम उनके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने शुरुआत की, आज एक बात बताइए, हम उनको कांग्रेस को जवाब भी देंगे। अगर कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति पर आएगी तो उसको जवाब तो दिया जाएगा। आज कांग्रेस जिस तरीके से इस देश में विभाजनकारी घोषणा करके, जिस तरीके से आपके चॉइस क्या है? अभी देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 2 आरोप अरविंद केजरीवाल ने 2 बातें बोली, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने 2 बातें बोली। एक बात तो ये बोली कि प्रधानमंत्री मोदी 1 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। दूसरी बात योगी आदित्यनाथ को लेकर बोली कि वो बनते ही उनको डाउन पर ले जाएंगे। बीजेपी ने जवाब चुना कि मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी पर जवाब दूंगा, अमित शाह पर जवाब दूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर नहीं दूंगा। तो जवाब तो आप चुन रहे हैं ना, सवाल भी आप चुन रहे हैं कि हमें किस पर जवाब देना है। देखिए, जो केजरीवाल जी ने कहा, ये केजरीवाल जी जिस तरीके से एक माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास मुद्दे नहीं है, और जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे हुए हैं, आज भी वो जमानत पर, अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। तो क्या आप माहौल बना रहे हैं? बनाने के लिए तुरंत अमित शाह जी ने काउंटर किया और तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ वाले पोर्शन पर काउंटर नहीं किया, हटाएंगे वो। देखिए, योगी जी आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी जी देश के शीर्ष नेता हैं, और इस तरीके से किसी भी बयान को अगर केजरीवाल जी कहे, कोई और नेता कहे, तो जरूरी नहीं। मेरा अंतिम सवाल है कमल कुमार टाक जी, मैं चाहता हूं इस डिबेट को, पूरी डिबेट हो चुकी है लगभग, इसको एक पर्सपेक्टिव दें आप क्लोजिंग कमेंट में। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो मौजूदा चुनाव के अंदर हिंदू, मुसलमान और इन सब की आइडेंटिटी के ऊपर एक तरीके से बात हुई है, बात तो इतनी साफ है कि अगर इस देश के अंदर हमें किसी भी रिलीजन या कास्ट के लोगों का भला करना है, तो हमें उनकी आइडेंटिटी पर बात करनी पड़ेगी और अपने जो भी स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, वो कैसे उनको पहुंचाएंगे, उसकी रूपरेखा रखनी चाहिए। हाँ। अगर वो संविधान सम्मत है तो वो स्वीकार की जाएगी, नहीं तो वो स्वीकार नहीं होगी, और उसके लिए अलग अलग पार्टियां की जगह नहीं है। हाँ। बिल्कुल अगर ऐसा जगह नहीं है तो वो हो नहीं सकता है और उस तरह की बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर, क्योंकि आपने इसमें लिखा है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करके और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये वाली बात तो मैनिफेस्टो में है एक हद तक। तो वो उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि गरीब लोगों के पास जो पैसा नहीं है, अमीरों के पास जा रहा है, वो उनसे लेके वहां तक किया जाना चाहिए। क्या ये तरीका जो है वो गरीब जनता नहीं, क्लैरिटी नहीं है। कमल कुमार टाक जी, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, उसमें यह है कि हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे,
उसके बाद ये क्लैरिटी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन अमीरों से लेकर होगा या सरकार अपने खर्चे से करेगी या पहले जैसे जमीनें बांटी गई हैं उस तरीके से करेगी। वो जवाब कांग्रेस की ओर से आ जाता तो फिर मेरे ख्याल से ये डिबेट ही खत्म थी। जवाब आ चुका है, नहीं आया है, नहीं, नहीं आया। डेफिनेटली ये खाई को भरने के लिए एक तरीका तो यही है कि पहले सरकार के पास जमा होगा। अगर किसी के पास एक्सेस है तो वो सरकार अपने पास जमा करेगी और फिर उसके जो सरकार बांटती है वो अपने आप में ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है। कोई भी वेलफेयर का जो काम है सरकार करती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। लेकिन ये है कि उन सब इकट्ठा करना और सरकार के खाते में जाना, जैसे कि अभी मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई हमने ईडी के माध्यम से और फलाना सारे इस तरीके से हमने सर्वे वो क्या रेड मार के हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और वो हम जनता के कल्याण के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो होता यही है और प्रोसेस जो है वो आपका यही है कि अगर आप कोई भी टैक्स इकट्ठा करते हैं तो वो पैसे वालों से इकट्ठा करके और फिर उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन जनता के बीच ही होता है। ठीक है, तो ये बात तो है और इसको सही ढंग से ही क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं उसके 10 सेकंड आपको भी दूंगा और 10 सेकंड फिर उनको भी दूंगा ताकि बायसनेस की बात ना हो। 10 सेकंड राजेंद्र आर्य जी, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, जहां तक देने की बात है तो राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उन 22 पूंजीपतियों के जो 16 लाख करोड़ से अधिक के कर्जे माफ किए उतना का उतना रुपया हम गरीबों को देंगे। और जहां तक डायरेक्ट खाते में नहीं, डायरेक्ट खाते में सुनिए किस तरीके से, सुनिए फिर आप अपना क्लैरिटी दीजिए ना। वेलफेयर की स्कीम्स में डालेंगे, स्कीम्स में डालेंगे। बस ठीक है, डन। शैलेश भाई आपको भी 10 सेकंड है। और इन्होंने ये कहा अमीर टैक्स ज्यादा देते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, शैलेश कौशिक जी 10 सेकंड आपके पास भी, आप जो बोलना चाहते हैं। देखिए स्वप्निल जी, अभी आप कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी वाली बात, मैं पूछता हूँ राहुल गांधी ने, केजरीवाल जी अभी निकल के आए, एक आज तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? ये जो यूपीए कह लो चाहे इंडी गठबंधन कह लो, जो इनकी आंतरिक लड़ाई है ना, ये अब और चरम पर पहुंच चुकी है। और जहां तक आपने इसकी बात है कि तुष्टीकरण का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश में तुष्टीकरण को नहीं होने देगी। ठीक है, एक्चुअली टक्कर क्या है, वन साइडेड संतुष्टिकरण भी तुष्टीकरण हो सकता है और तुष्टीकरण तो तुष्टीकरण है ही। इसमें से जिस किसी ने भी एक्सट्रीमिज्म किसी भी पॉइंट पर किया है वो अपने आप में रंग दिखाएगा नहीं, इसका जवाब 4 तारीख को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।